दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय हम अक्सर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं आपको हमारी ऑडियंस से मिलाना चाहूँगा। आज हमारी ऑडियंस में सभी ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक बार विदेश जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कुछ साल वहाँ रह के वापस आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ। आप लोग विदेश गए? अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अक्सर फिल्मों में जब हम खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, हीरो हीरोइन पर कोई रोमांटिक गाना फिल्माना होता है या कोई रोमांटिक सीन होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सीधे कट करते हैं, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं हम लोग, या फिर और कोई विदेश की खूबसूरत जगह। ऐसी क्या बात है इन विदेश की जगहों पर जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? कोई बताना चाहेगा मुझसे? बेस्ट ऑफ द लोकेशंस। बेस्ट ऑफ लोकेशंस, खूबसूरती। या लेकिन खूबसूरती हिंदुस्तान में कम थोड़ी है, एक से एक खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान में। हाँ मैडम, आप बोलिए। खूबसूरती के साथ इट्स वेरी क्लीन, बहुत साफ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन जगहों की खास बात यह होती है कि यहाँ सफाई बहुत होती है। आप कैमरा कहीं भी पैन करिए, गंदगी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यहाँ बड़ा साफ है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? जबकि हमारे देश में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, पर हमने अपने देश में बहुत गंदगी फैला रखी है। क्या वजह है? क्या हिंदुस्तानी लोग सफाई पसंद करते हैं? पसंद करते हैं कि नहीं? आप लोग हाथ उठा के बताइए, पसंद करते हैं कि नहीं? हाँ, पसंद करते हैं। विदेश में हम देखते हैं कि कई जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग कई दिन तक नहाते नहीं। हफ्ते में 1 दफ़ा नहाते हैं, 2 दफ़ा नहाते हैं, 3 दफ़ा नहाते हैं। हम रोज़ नहाते हैं। कई बार हम लोग 2 दफ़ा नहाते हैं दिन में। आप लोगों ने कॉफ़ी विद करण देखा है? मेरा और किरण का शो। उसमें किरण जी ने बोला कि मैं नहाता नहीं हूँ। बिल्कुल झूठ बोला, उनकी बात मत मानिएगा। मुझे खामों का बदनाम कर रही हैं। अच्छा, घर भी हम बहुत साफ रखते हैं। हर घर में, अमीर हो या गरीब, हर घर में कम से कम 1 दफ़ा दिन में झाड़ू पोछा होता है। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत सफाई पसंद करते हैं। ये क्या पहेली है दोस्तों कि सफाई पसंद जनता को गंदगी में रहना पड़ता है? क्या उसकी ये वजह हो सकती है कि हम एक गरीब देश हैं, हम साफ सफाई पर पैसा खर्च नहीं कर पाते? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ साफ सफाई के काम पे खर्च करती हैं। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुंबई शहर में सालाना हमारी म्यूनसिपैलिटी 2300 करोड़ खर्च करती है साफ सफाई पर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारा पैसा खर्च करने के बजाय हमारी म्यूनसिपैलिटीज उल्टा पैसा कमा सकती हैं इस कचरे से, और सिर्फ वही नहीं, हर घर पैसा कमा सकता है और इसके साथ साथ देश भी चकाचक साफ हो सकता है। तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे?
सुनना चाहेंगे आप कैसे? इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उस कचरे का होता क्या है जो हम और आप हर रोज पैदा करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसे कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती बख्शी है, लेकिन इसी खूबसूरत हिंदुस्तान में दूसरी ओर एक भयानक तबाही मची हुई है। बैंगलोर हो या हैदराबाद, मुंबई हो या दिल्ली या चेन्नई या कोलकाता, पूना हो या विशाखापट्टनम, हर बड़े शहर के आसपास कचरे के दैत्याकार पहाड़ उग चुके हैं। ये वही कूड़ा कचरा है जो हमारे घरों से हर रोज छोटी छोटी मात्रा में निकलता है और जिसे हम लापरवाही से कहीं भी फेंक देते हैं। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार देश के शहरों में जो कचरा हर रोज पैदा हो रहा है उसकी मात्रा है 1,60,000 मीट्रिक टन, यानी कि 16 करोड़ किलो कचरा हर रोज। इस कचरे में तरह तरह का सामान होता है। फलों सब्जियों के छिलके, बासी खाना, टूटा हुआ कांच, कागज, प्लास्टिक, इंजेक्शंस और सुइयां, पुरानी या खराब हो चुकी दवाइयां, केमिकल्स, रबर का सामान, बैटरीज और न जाने क्या क्या। हमारे शहरों की म्युनिसिपैलिटियां इस कचरे को उठाकर ऐसी जगहों पर ले जाकर पटक देती हैं जिन्हें लैंडफिल साइट्स या डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। ये डंपिंग ग्राउंड कभी शहर के भीतर ही होते हैं और कभी शहर से जुड़े ग्रामीण इलाकों में। देश में इस वक्त हजारों एकड़ जमीन पर ये डंपिंग ग्राउंड्स फैले हुए हैं, जहां बढ़ते बढ़ते ये कचरे के पहाड़ 80 से 100 फुट ऊंचे हो चुके हैं। पर नई जगह की कमी के चलते म्युनिसिपैलिटियां इनकी ऊंचाई और बढ़ाना चाहती हैं। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि इनकी ऊंचाई बढ़ाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति भी लेनी पड़ रही है। जिन इलाकों में ये काम हो रहा है वहां के लोगों के जीवन और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस कचरे से जहां एक ओर ऐसी जहरीली गैसेस निकल रही हैं जिससे ये आग पकड़ लेता है, वहीं दूसरी ओर इस कचरे के सड़ने गलने से एक जहरीला पानी भी निकल रहा है जिसे लीचट कहा जाता है, जो आसपास के इलाकों में जमीनी पानी और खेती को बर्बाद कर रहा है। इसका असर उन इलाकों को तो बुरी तरह प्रभावित कर ही रहा है जहां ये तबाही मचाई जा रही है, पर साथ ही साथ ये अन्न, पानी और हवा के जरिए धीरे धीरे शहरों तक वापस आ रहा है। अगर आप सब ग्रामीण इलाकों को तबाह करना चाहते हो तो आप मरोगे, पहले हम मरेंगे फिर आप मरोगे। दोस्तों, इन कचरे के पहाड़ों के वजह से अनगिनत बीमारियां भी फैलती हैं। अब हम चलेंगे 3G लिंक के जरिए बैंगलोर के नजदीक माउलीपुरा, जहां पर सालों साल कचरा फेंका गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे ये बताइए कि ये जो कचरा आपके यहाँ फेंका गया है उससे क्या क्या तकलीफें आ रही हैं आप लोगों को? पहले बहुत अच्छा था सर, पेड़ पौधे थे, सब खुश थे, लोग गाय भैंस पालते थे, सारे किसान बहुत खुश थे। ऐसी राम राज्य जैसी जगह में म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कचरा डालकर सब बर्बाद कर दिया। यह शायद इस इलाके का पहला गांव है जहां चिकनगुनिया के केस सामने आए हैं। कई सारे स्त्री रोग के केसेस भी सामने आए हैं। पुरुषों में भी कई तरह की बीमारियां दिखाई दे रही हैं और ये सब 45 की उम्र के नीचे थे। बहुत बहुत बदबू आती है, समझ में नहीं आता खाना कैसे खाएं, कुछ भी मतलब पेट में अबॉर्शन हो रहे हैं, इसके इलाज के लिए हम क्या करें पता नहीं, और बच्चे भी हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं। हमें लगता है हम अपना कचरा कहीं भी फेंक सकते हैं, लेकिन हमें इतनी भी इंसानियत नहीं कि हम ये सोचे कि इसका दूसरों पे क्या असर होगा। हमें बड़ा अफसोस है कि आप ऐसे हालातों में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, हालात ठीक नहीं है। अब मैं न्योता देना चाहता हूं ऋषि अग्रवाल जी को, जो इस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं। ऋषि जी का मानना है कि ये तबाही जानबूझ के मचाई जा रही है। ऋषि जी, हम ये जो हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? बदमाशी बोलूँगा मैं और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। जिसको अब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, वो अब सिर्फ एक बदमाशी का खेल रह चुका है। इसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, इसमें माफिया आ चुका है, और जो पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा है इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ा जा सके, अब ये सिर्फ उसका खेल रह गया है पूरे देश भर में। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और कुछ कंपनियां हैं, ये तीनों के संगठन हो गया है और ये देख रहे हैं कि शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा है,
मुंबई का ही बजट करीब 27,000 करोड़ है, जिसमें से आपने बोला 2,300 करोड़ सॉलिड वेस्ट के लिए है। तो सबकी आंखें ये पैसे पे पड़ी हुई हैं, और जो भी आप दिखा रहे थे अभी वीडियो में, ये इतना इलीगल एक्टिविटी है कि आज की तारीख में आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस को जेल में होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट देने का जो धंधेबाजी हुई है इसमें, तो ये अपना आप में मैं कहूँगा कि एक बड़ा गार्बेज स्कैम हो गया है। क्या स्कैम है इसमें, क्या गलत हो रहा है? 2 चीज़ें हैं इसमें, टिपिंग फी और ट्रक की ट्रिप्स। ये टिपिंग फीस क्या होता है, इसके बारे में मुझे समझाइए। अब जो हमारे डंपिंग ग्राउंड्स हैं, ये सब पब्लिक की जगह है, हमारी और आपकी जगह है। जी 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 ये किसी की प्राइवेट जगह नहीं है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया है। ठीक है। कि प्राइवेट पार्टी को पैसा दिया जाएगा अगर वो उसका प्रोसेसिंग करेंगे। तो करते हैं वो प्रोसेस? नहीं, प्रोसेसिंग नहीं प्रोसेसिंग करते। नहीं करते। हाँ, वैसा क्या, वैसा ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट के पहले फेंका जाता था वैसे ही अब फेंका जा रहा है। और पहले और अब में डिफरेंस ये है कि पहला तो मुफ्त में फेंका जा रहा था, लेकिन अब वो फेंके जाने पे किसी को पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो पहले मुझे जमीन दी गई, बिल्कुल। फिर आप मुझे पैसा भी दे रहे हैं पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं, कि आपको परमिशन दूंगा कि आप जो जमीन आपने ही दी है उस पर आप कचरा डालिए, उसके लिए भी आप पैसे दीजिए। उसके लिए भी आप पैसे दीजिए। तो कितना मिलता है ये टिपिंग का? ये अलग अलग शहरों पे और उनके बजट पे डिपेंड करता है। 200 रुपये पर टन से लेके 500 रुपये पर टन, 800 रुपये टन तक भी जा सकता है। एवरेज एक 500 रुपये पर टन पकड़ सकते हैं। समझिए आप। तो एक ट्रक में कितने टन आते हैं? 5 से 10 टन कचरा आ जाता है। तो 2,500 से 5,000 का एक ट्रक का टिपिंग फी हो सकता है। और जो मैंने आपको दूसरी चीज बोली कि ट्रिप का पैसा है, तो हर ट्रक जो ट्रिप हो रही है, हर ट्रिप का इनको 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर घुस गए हैं, किसी का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का 200 करोड़ का, 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, और वो घुस गए हैं और उन्होंने बोला यार ट्रीटमेंट आप छोड़ो, ट्रक में डालो और उठा के कहीं फेंक के आ जाओ। तो ट्रक को अलग से पैसा देते हैं और डंपिंग ग्राउंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग से पैसा, और वहाँ डालने के लिए अलग से पैसा देते हैं। ये बदमाशी चालू है। तो लॉ क्या है एक्चुअली, लॉ क्या कहता है इस पे? सबसे पहली चीज़ यही कही गई है कि हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने नागरिकों को कहेगा कि आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखिए। सूखा कचरा क्या होता है? सूखा कचरा हो गया जैसे आपने अभी वेफर खाए, उसका पैकेट हो गया, प्लास्टिक का पैकेट, पेपर, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, कार्डबोर्ड। तो ये जो चीजें हम खा नहीं सकते, मतलब ये जो ये सूखा कचरा कहलाता है, और गीला कचरा कहलाता है जो हमारे खाने का जो बचा हुआ होता है। तो ये गीला कचरा और सूखा कचरा हमको शुरू से अलग रखना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि ये जो गीला कचरा है इसको आप अलग अलग टेक्निक्स ट्रीटमेंट कीजिए, इसका आप ट्रीटमेंट कीजिए, इसको उठा के फेंक मत दीजिए। उस कानून को कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फॉलो नहीं किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल है जी वेस्ट का जी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम करो, रीयूज करो, जिस चीज को कर सकते हैं दोबारा इस्तेमाल करो, और जिस चीज को आप रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल करो। अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आपको गार्बेज डंप या लैंडफिल साइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम रिड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम रिसाइकिल भी नहीं कर रहे हैं। जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वो तो खुश हैं, वो बोल रहे हैं यार आप क्यों कर रहे हो रिड्यूस, क्यों कर रहे हो रिसाइकल, क्यों रिड्यूस कर रहे हो, बढ़ाओ, आप बढ़ाओ, मुझे और दो, आप मुझे और दोगे तो मेरे को और पैसा मिलेगा। तो समाज ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है? इसमें जितनी प्रॉब्लम ये बदमाशी की है उतनी ही हमारी पब्लिक की गैर जिम्मेदारी की भी है। आपके पास अभी मैं उदाहरण देता रहता हूँ, लोगों को याद रहता है कि 1992 में फलाना क्रिकेटर ने ऐसे स्टॉक मारा था। उनको क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है, बहुत दिलचस्पी, और उस वक्त हमारी पेट्रियटिज्म भी बाहर निकलती है। हमारी पेट्रियटिज्म भी बाहर आती है। लेकिन आज आप पूछे लोगों को कि आपका कचरा किधर जा रहा है, आपके कचरे का क्या हो रहा है, आपका बजट क्या है, आपका एमएलए कौन है, आपका एमपी कौन है, कॉर्पोरेटर, नगर सेवक कौन है, किसी को कोई खबर नहीं। लोग पूरी जिंदगी जी जाते हैं 60-60 साल, किसी को ये खबर ही नहीं रहती। आज क्या है, पब्लिक ने टैक्स तो भर देती है, लेकिन वो देखती नहीं है कि वो पैसे का क्या हो रहा है। और उसकी वजह से ये जो मैं आपको बोल रहा था 30, 40, 50 लोग हैं, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। वो बोल रहे हैं पब्लिक तो सो रही है, अपने को पैसा आ रहा है, मजे करते हैं आप लोग। सही कहा आपने। और यही जो खर्चा है, इसको अगर आप अच्छी तरह से यूज करें तो बहुत सारे सुशील एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कचरे को, लेकिन वो सब बाहर बैठे हैं क्योंकि उनको ये धांधेबाजी नहीं आती, उनको ये बदमाशी नहीं आती कि सेटिंग करें और ऐसे ऐसे ये सब जो काम है ये बाकी लोग को नहीं आते। तो वो जिन लोग को वो काम नहीं आता वो सब बाहर बैठे हैं, और जिनको ये कचरा उठा के फेंकना आता है वो अंदर बैठे हैं। तो तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं सर, 10 से 15 टेक्नोलॉजी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं कचरा नहीं दिखेगा। जैसे आप बता रहे थे कि हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, साफ सफाई दिखती है, बिल्कुल वैसा ही पूरा इंडिया बनाया जा सकता है। तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों, ऋषि जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस तबाही से बच सकते हैं। क्या हैं ये तरीके? आइए उनमें से एक पर नजर डालते हैं। गोराई, मुंबई का एक डंपिंग ग्राउंड।
30 सालों से लगातार इकट्ठा हुए कचरे ने यहाँ लगभग 80 फुट ऊंचे महाकाय पहाड़ का रूप ले लिया था। लेकिन दिसंबर 2003 में इस डंपिंग ग्राउंड के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक प्रयोग हुआ। कचरे के पहाड़ को जमीन तक उतार दिया गया और नई जमीन के लिए तरसती म्युनिसिपैलिटी को फिर से जमीन उपलब्ध कराई गई। कीचड़ में कमल खिलाने जैसे इस काम को सिर्फ 60 दिनों में अंजाम दिया बिरजू मुंद्रा की मेहनत और डॉक्टर SR माले की वैज्ञानिक सूझबूझ ने। माले साहब, मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है, इतने बड़े ऊंचे कचरे के पहाड़ को आप जमीन पे कैसे ले आए? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्डर से हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन जो चल रही थी लोगों की कि ये कचरा बहुत बढ़ रहा है, खतरनाक हो गया है, इसका वास्तविक प्रैक्टिकल हल निकालिए। तो लेकिन किया कैसे? ये कैसे होता कुछ है? आपने डाला, ये बगैर सोर्स सेग्रीगेटेड करके उन्होंने डाला था। तो ये पूरा मिक्स कचरा था? मिक्स कचरा था। क्या क्या चीजें हैं इसमें? अब इसमें जो है खाने पीने की चीज थी, चिथड़ा, टेक्सटाइल था, घास फूस था, टायर थे, रबर थे और कुछ पत्थर भी थे। काफी कुछ पत्थर आते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है कचरे का, क्योंकि वजन बढ़ाना है गाड़ी का। अच्छा। सो इसको सबसे पहले हमने सैनिटाइज किया, और जो ये सैनिटाइजेशन किया ये केवल नेचुरल प्रोडक्ट से किया, हर्बल हमने यूज किया, केमिकल नहीं किया आपने? केमिकल नहीं, जिससे कि कोई बीमारी ना होवे और कोई महामारी ना हो जाए, नहीं तो बिरजू और हमको जेल जाना पड़ता। फिर हमने सब एंजाइम जो हैं बैक्टीरिया के, क्यों कचरे में प्रोटीन भी है, सेलुलोज भी है, शुगर भी है, फैट भी है, तो हम अलग अलग कंसोर्शियम का एक मिक्सचर बना के उसमें डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया अपना अपना काम करने लगेंगे। तो ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है? बैक्टीरिया का मैं एक सही उदाहरण दूं तो दूध का एक एग्जांपल लेता हूँ, दूध और दही। 1 किलो आप दूध को उबालिए, एक में आप डाल दीजिए जामन, एक में मत डालिए, और 4 घंटे बाद दोनों बर्तन को देखिए, आपने जिसमें वो राइट बैक्टीरिया डाल दिया था जामन, जो कि लैक्टोबैसिलस है, वो दही बन गया, फर्स्ट क्लास मतलब हो गया है। दूसरा गिलास है वो स्पाइल्ड मिल्क हो गया, सॉर मिल्क, जहरीला हो गया वो। जहरीला हो गया, क्योंकि जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो घुस गए, वो उनको मतलब किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, वो हवा में है। उनको जहाँ लिक्विड मीडियम दिखा वही एंट्री मार लेता है वो। हाँ? लेकिन डिसिप्लिन बैक्टीरिया जो है उसको आपने को बोलना पड़ता है कि ये इसमें एक काम करो। तो जहाँ अच्छे बैक्टीरिया ने सीट सब ऑक्यूपाई कर ली, जैसे ये जितने सब हैं, इमेजिन दे आर ऑल बैक्टीरिया, दे हैव ऑल ऑक्यूपाइड द सीट्स, नाउ नो अदर बैक्टीरिया कैन कम, नो बैड पर्सन कैन कम। क्योंकि वो दूसरे में राइट बैक्टीरिया नहीं बैठा हुआ था, सो ऑल दोज अनसोशल बैक्टीरिया दे गॉट इनटू दैट एंड दे स्पाइल्ड इट। दूसरे दूध में। सो ये सब हमने पोस्ट फैक्टो उस डंपिंग ग्राउंड में सही बैक्टीरिया डाला। हाँ जी, सही बैक्टीरिया का इनोकुलेशन कर दिया। एंड डोंट किल फ्लाइज, मक्खी जो है काम की चीज है। 2 मक्खी 5 दिन में 70,000 बच्चे पैदा करती है। बाप रे। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब खा लेते हैं, मीट, फिश, ये वो। अच्छा, जो रह जाता है। हाँ, जो रह जाता है फूड में है, जो प्रोटीन है। ये देखिए मक्खी मेरे पास भी आ रही है। हाँ। मक्खी ने सुन ली आपकी बात, वो फौरन आई, उसको लगा यार ये आदमी मेरी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहा है। सो ये मक्खी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसको कपड़े को कंपोस्टिंग करने में। और ये जो बैक्टीरिया थे जो मैंने बोले, करीब 4 सप्ताह में वो सारे कचरे का विघटन करके उन्हें मिट्टी समान बना दिया, मिट्टी जैसा बना दिया मक्खियों के द्वारा। मक्खियाँ और बैक्टीरिया दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे जैसे स्कूपिंग करते गए, मिट्टी जो है नीचे चली गई, कंपोस्ट नीचे चला गया, प्लास्टिक और रैक्स एंड टेक्सटाइल बाहर आता गया, उसको बाहर निकाला, क्लीन अप करके भेज दिया रिसाइकलर के पास, रिसाइकलिंग कर दिया। रिसाइकलिंग कर दिया। इस तरह से उसको पूरा खत्म कर दिया। कितना समय लगा आपको ये 60 डेज में पूरा किया हमने। ये फिर इसका हिसाब मैंने दिया, इसका केवल 9,70,000 में ये 1 हेक्टेयर का काम हो गया। 9 लाख में 1 हेक्टेयर का साफ हो गया था। अब और कितने हेक्टेयर है ये 20 हेक्टेयर समझ लीजिए इस डंपिंग ग्राउंड में। हाँ जी, तो वो मतलब 3 करोड़ का काम था वो। तो ये काम आपको फिर मिला क्यों नहीं? ये सिस्टम जो है जब अथॉरिटीज के हाथ में गया तो उन्हें सोचा कि ये 3 करोड़ का काम में क्या मजा है, तो बहुत कम खर्चा आना। ये बहुत कम था, ये पेडेस्ट्रियन वाली चाय हो गई थी ये। उनको कोई ऐसा सुझाव चाहिए था जो बड़े खर्चे 70 करोड़ का हो गए। कौन सा 70 करोड़ कौन सा था? विदेश में हमने मालूम पड़ा है कि कैपिंग एनक्लोजर जो है, कैपिंग एनक्लोजर मतलब? कैपिंग एनक्लोजर मतलब एक कचरे का, ये कारपेट के अंदर कचरा छुपा दीजिए, ऊपर एक घास लगा दीजिए, मतलब ऊपर से उसको ऊपर से कवर कर दिया, ग्रीन कवर, थोड़ा कारपेट लगा दिया, डंप को ऊपर से कवर। हाँ, थोड़े बहुत फूल पत्ती फ्लावर लगा, ऊपर से चादर पहना दिया, चादर पहना दिया, हरी चादर पहना दी,
तो इन्हें कहा कि लोगों की आंखों में अब ये गंदगी नहीं दिखेगी, एक चादर दिखेगा। So, इसलिए बाद में इन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 69 करोड़ रुपीस में किया उसको। 69 करोड़ मतलब 69 करोड़। लेकिन वो नीचे तो जो है समुद्र से लगा हुआ है, उसमें से जो लीचेट जो बनना है, जो टॉक्सिक तत्व है वो निकलना चालू है। इट इज लाइक किसी को डायरिया हो गया है तो आप बोले इसका मुंह बंद कर दो, लेकिन नीचे तो सब चालू रहेगा। तो नीचे लीचेट चालू है, जो कि मछलियां वहाँ ले रही हैं और फिर वो मछली आती है, फिर वो पकड़ के वहाँ दे रहे हैं, जिसमें हम खा रहे हैं। दैट इज कंटिन्यूइंग। तो मालिक साहब हमको शुरू में ही क्या करना चाहिए ताकि ये कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने ना? इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो कचरा पैदा करने वाले लोग हैं उसको अलग अलग कर देवें, गीला कचरा और सूखा कचरा। हाँ। और जो गीला कचरा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है उसका कंपोस्टिंग करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। और संसार में 90% कचरे का निकाल इसी प्रक्रिया से होता है। कंपोस्टिंग बनना चाहिए। कंपोस्टिंग बनना चाहिए। तो कंपोस्टिंग मतलब खाद। खाद। तो इससे जो खाद बनती है ये बहुत कीमती होती है। ये खाद जो है ये बैलेंस्ड प्लांट फूड है, यानी एकदम संतुलित आहार है सारी फसलों के लिए। मुझे बताइए कि देश भर में कितना कचरा इकट्ठा होता है? 1,60,000 टन प्रतिदिन कचरा इकट्ठा हो रहा है 424 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। तो ये जो 1,60,000 टन है, इसको अगर हम शुरू से ही अलग अलग रखें तो इसका खाद बन सकता है, मतलब कंपोस्ट बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका हमको इकोनॉमिकली माली तौर पे कितना फायदा होगा देश को? इसमें से 90 लाख टन कंपोस्ट बनेगा। 90 लाख टन? हाँ जी, एक साल में। एक साल में ये जो कंपोस्ट की जो वैल्यू है 90 लाख टन की, ये जो है करीब 27,000 करोड़ रुपए के इक्वलेंट है। 27,000 करोड़ रुपए के इक्वलेंट है सालाना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम 45 लाख एकड़ जमीन को अनुपजाऊ, बैरन जमीन को उपजाऊ बना देगा ये। तो आपको 90 लाख टन एडिशनल अनाज खाने को मिल जाएगा देश को। तो क्यों हम लोग ये सब नहीं कर रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही करना चाहिए। तो मतलब जो हमारा जो जिसको हम कूड़ा कहते हैं, कचरा कहते हैं, वो एक्चुअली है, तगड़ा रिसोर्स है और विन विन सिचुएशन है सबके लिए, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब हमारे साथ बातचीत करने का। दोस्तों, कंपोस्टिंग का काम हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं, अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटकर देखेंगे कचरे से निपटने के कुछ और चमत्कारी उपाय। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आज कॉर्पोरेशन ये बोलती है कि हमारे पास कचरा ही नहीं है। नहीं हमारे पास कचरा ही नहीं है। कचरा है नहीं। मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कैंटीन में किसी भी अन्य कैंटीन की तरह खाना बनाते वक्त कुछ कचरा निकलता है, कुछ खाना बच भी जाता है या खराब भी हो जाता है। जहां आम कैंटीन इस तरह के कचरे को म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर देती है, वहीं ये कैंटीन इसको सहेज कर रखती है। इस कैंटीन के पिछले हिस्से में एक बायोगैस प्लांट लगा है, जहां बचे हुए खाने को थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके डाल दिया जाता है। यहाँ की रसोई अपने ही बचे हुए खाने से बनी गैस पर फिर से खाना पकाती है। इस प्लांट का नाम है निसर्ग ऋण, यानी प्रकृति का ऋण चुकाना, और ये आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा है। और जिस तकनीक के इस्तेमाल से ये प्लांट बनाया गया है, उसको विकसित किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले ने। कमाल है काले साहब, ये कचरा इतनी काम की चीज़ है। जिसे आप कचरा कहते हैं वो वास्तव में कचरा नहीं होता। प्रकृति के विश्वकोश में कचरा ये शब्द नहीं है। हर एक चीज़ जो पैदा होती है, ये हर एक चीज़ का अपना कोई मतलब मकसद होता है। एक छोटा सा प्रयोग मैं कर रहा हूँ 14 साल से। ये कांच का एक बर्तन जैसे आप समझिए, इसमें 14 साल पहले थोड़ी मिट्टी डाल के और खाद डाल के एक मनी प्लांट लगाया था और इसे एक ढक्कन लेके उसको पूरा सील कर दिया। बंद हो गया ये। मतलब बाहर से इसमें सिर्फ सूरज की किरणें जाती है, बाकी सब चीज़ें अंदर ही है। और आप देख रहे हैं 14 साल के बाद भी वो पत्ता हरे भरे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी है। अच्छा। और वो कीड़े मकोड़े भी जिंदा है। अभी आप ये पूछेंगे कि वो पहले वाले कीड़े हैं, तो शायद मैं ना कहूँगा। उनके बच्चे होंगे। जो मंजिल वही है, प्यार की राही बदल गए। मतलब ये सिलसिला चालू है। अभी ये कैसे होता है? ये विज्ञान जो होता है परिकथा से भी अद्भुत होता है। और यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पत्ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना खाना बनाते हैं
और उस वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पत्ते गल जाते हैं वो उधर ही उनका विघटन हो जाता है, जिनको हम कचरा कहते हैं। जिनको हम कचरा कहते हैं। उनका विघटन होता है, इसीलिए नए पत्ते आते हैं। अगर उनका विघटन नहीं होता, वो डंपिंग यार्ड जैसे पड़ा रहता, तो नए पत्ते नहीं आएंगे, ये परिसंस्था कोलैप्स हो जाएगी, सिस्टम टूट जाएगा। अभी आप ये डेसिकेटर की तुलना आप अपने धरती माता से करें तो यहाँ भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, यहाँ भी बाहर से सूरज की किरणें आती है, और यहाँ जो रिसोर्सेस है या जो स्रोत है वही स्रोत चलते आ रहे हैं सदियों से। अभी ये जो कचरे का जो प्रॉब्लम हमने किया वो शायद नाम से हुआ है। अगर हम कचरे को कचरा नहीं कहते, उसे संपत्ति कहते, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि केले का छिलका संपत्ति है, 8 आने दे के खरीदूँगा, तो आप वो जेब में रखेंगे और मेरे पास आके कहेंगे कि आप 8 आना मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो संपत्ति हो गई। आप ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये केले का छिलका प्रकृति को वापस नहीं जाएगा तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं रहेगा, और फिर हमारे बाल बच्चे कहेंगे आप हम केला नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि वो केले के छिलके डंपिंग यार्ड पे पड़े हैं। इसलिए हर चीज को वापस नेचर में जाना नेचर में जाना चाहिए, और इसलिए डंपिंग यार्ड पे जाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। और वो जो हमने बायोगैस प्लांट जैसे विकसित किया है, हमारे पास समझे 500 किलो कूड़ा पहुंच गया, जिसमें बचा हुआ खाना है, जिसमें फलों के छिलके हैं, जिसमें सब्जी के जो हमने काटे हुए पार्ट फेंके हैं, छोटे छोटे पार्ट फेंके, उनको हम एक मिक्सर में डालते हैं, तो उससे फिर मीथेन बनती है, और जो बचा हुआ मटेरियल है वो खाद के स्वरूप में आता है। ये 500 किलो कचरा जो जा रहा है उसमें से कम से कम आपको 40 से 50 किलो खाद मिलेगा, और उसमें से कम 20 किलो तक आपको मीथेन गैस मिलेगी। जी, अगर पूरे देश के कचरे को अगर हम देखें तो इसमें कितना गैस बन सकता है? 1 टन हमारे पास अगर कचरा है तो उससे आपको कम से कम 40 किलोग्राम, मतलब 2 इक्विवेलेंट एलपीजी सिलेंडर। तो पूरे देश में कितना टन कचरा हम? 1 लाख टन कचरा तो जरूर होगा। 1 लाख टन तो 2 लाख सिलेंडर। 2 लाख सिलेंडर हर रोज। तो इस पे खर्चा कितना है? मतलब ये इकोनॉमिकली वायबल है? आधे टन का मॉडल इकोनॉमिक हो सकता है, और उसमें 12 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, 12 लाख का इनिशियल, और 40 स्क्वायर मीटर जगह लगती है, और उसका जो लाइफ टाइम है वो कम से कम 40 साल है। और ये जो 12 लाख जो आपने खर्चा लगाया है इसमें, हाँ जी, ये आपको वापस भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको फिर गैस फ्री मिलने लगेगा एक पॉइंट के बाद। 3-4 साल के बाद तो वो 3-4 साल के बाद फ्री हो जाता है। एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोगैस प्लांट जैसे TISS ने लगाए, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जो लगा सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगा सकते हैं, स्कूल्स लगा सकते हैं। और बाबा परमाणु अनुसंधान में एक अच्छा काम किया है। ये जो तकनीक है ये हमने बहुत मामूली कीमत पे 25,000 रुपए की कीमत रखी है। वो तकनीक हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये तकनीक लेके आप कितने चाहे प्लांट बनाए, रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, पैसे की कीमत, अगर 2 वक्त की रोटी मिले और छत है तो पैसे की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ मिलेंगे तो 5 करोड़ कैसे करें इसकी चिंता लगती है। लेकिन खिसे में 2 करोड़ ही नहीं है तो चिंता किधर है? लेकिन पर्यावरण साफ सुथरा रहे तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। ये तो अनमोल है। और ये निसर्गरण प्रोजेक्ट का हमारा मतलब ये है कि डंपिंग यार्ड फ्री सोसाइटी, ये डंपिंग यार्ड से मुक्त समाज होना बहुत जरूरी। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काले, आपने बड़ी सफाई से इस कचरे के मुद्दे पर रोशनी डाली। आइए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ नूरियल जी मौजूद हैं जो एक कंपनी चलाते हैं, और इनका एक बड़ा ही कमाल का ऑफर है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। बताइए नूरियल जी, आपका क्या ऑफर है म्यूनसिपैलिटीज़ को? हम लोग एक क्लीन गैस कंपनी है। हमारा रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं वो कचरा है। ये गीला कचरा सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ से होता है? तो जिसको बल्क जनरेशन कहते हैं, यानी कि आपके 5 स्टार होटल्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स है। हमने देखा कि 50% से ज़्यादा गीला कचरा जो है यहाँ इन जगहों से निर्माण होता है। हम इसको सिर्फ कमर्शियल स्केल के प्लांट्स में हैंडल करना चाहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट का प्रोसेसिंग होता है, उसमें से इतने बढ़िया क्वालिटी का गैस निकल सकता है, और ये गैस बाजार में उपयोगी प्रोडक्ट के तौर पे वापस आते हैं। तो नूरियल जी, आपका प्रस्ताव क्या है? ये करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रांसपोर्टेशन या टिपिंग फी, इसके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आप टिपिंग फी नहीं लेंगे? टिपिंग फी हम लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट को, हमको या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यही हमारा प्रस्ताव है कि हमको टिपिंग फी ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ कचरा चाहिए? हमको सिर्फ कचरा चाहिए। तो ये कचरा
आप कहने के मैं ले लूंगा जी बिल्कुल, और मैं इस पे बिजनेस करूंगा जी, और बिल्कुल। इसमें मैं पैसे कमाऊंगा। जी बिल्कुल। तो आप म्युनिसिपैलिटीज को भी कुछ वापस दे सकते हैं इसमें से? बिल्कुल, कोई मॉडल ऐसे भी हमने प्रपोज किए हुए हैं जिसमें हम म्यूनसिपैलिटी के साथ पैसा या रेवेन्यू भी शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए किसी शहर का, तो आपको जहां कचरा नजर आएगा वो भाग के उठाएंगे कि बिल्कुल भैया उठाएंगे। ये कचरा मुझे भी चाहिए। बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि जहां जहां उसमें म्युनिसिपैलिटी का खर्चा भी कम हो जाएगा, जी जो मतलब हमारा ही खर्चा है, और उसमें आप गैस बना के दे देंगे सब लोगों को। जी बिल्कुल। तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आज कॉरपोरेशन ये बोलती है कि हमारे पास कचरा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कचरा ही नहीं है। कचरा है नहीं। कचरा है ही नहीं, क्योंकि जितना कचरा आज एक सिटी में निर्माण होता है, हाँ। उस कचरे का हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो किसी को दे चुके हैं? किसी को दे चुके हैं। तो वो नहीं दे रहे हैं आपको? जी। अच्छा। और सोचने पर मजबूर करती है हमें ये ऐसी चीजें। दोस्तों, इतने अच्छे और सरल तरीके, इतने आसान तरीके होने के बावजूद एक नया तरीका सरकार पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या कहर बरसेगा, ऊपर वाला मालिक है। दक्षिणी दिल्ली में पिछले करीब 2 साल से कचरे से निपटने के लिए एक बड़ा प्लांट लगाया गया है। जिस तकनीक का इस्तेमाल इस प्लांट को चलाने में होता है उसे इंसिनरेशन कहते हैं, यानी कचरे को जलाना। लेकिन इस प्लांट के शुरू होते ही आसपास रहने वाली जनता पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम लोगों को मतलब सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। कफ प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहने लग गया हम लोगों के, क्योंकि इचिंग होती है, आईज में इचिंग होती है। कपड़े बाहर पूरे काले हो गए, इतना गंदा। There are days when कई बार भारी मात्रा में राख गिरती है हमारे घरों पर, हमारे कपड़ों पर, हमारी गाड़ियों पर। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उसकी रिपोर्ट भी मंगाई थी। उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत हैं। क्या वाकई इस तरह के प्लांट्स कचरे की समस्या से निपटने का एक उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, हमारे साथ हैं श्री रवि अग्रवाल, जो टॉक्सिक्स लिंक्स संस्था के डायरेक्टर हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शो की शुरुआत से अलग अलग तरीके देख रहे हैं। ये एक अलग तरीका है जिसमें कि हम उसको जलाते हैं। तो ये तकनीक जो है, जिसको हम इंसिनेटर्स कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो सुबह से हम जो बात कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विपरीत जाता है। ये विदेशों में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। यूरोप में, अमेरिका में बहुत इस्तेमाल होता है। तो उनमें रवि जी, आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि विदेश में हो रहा होगा तो अच्छा हो रहा होगा, हम ही शायद कुछ गलत कर रहे होंगे। मैं यूरोप जब जाता हूँ, कोई मीटिंग होती है, तो अगर मैं जून में जाता हूँ, वहाँ पर गर्म कोट पहनना पड़ता है। जून में भी। और यहाँ पर दिल्ली में तो गर्म कोट क्या, बनियान पहनना मुश्किल हो जाता है। जी। तो हम ऐसे आंख बंद करके भारी तकनीक ले रहे हैं। हमारा कूड़ा अलग है, हमारा सोशल सिस्टम अलग है। 60-70% गीला कूड़ा होता है हमारे यहाँ। उनके यहाँ कितना होता है? उनके यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब है। उनके यहाँ 60-70% पैकेजिंग और इसका कूड़ा होता है, और वो गीला कूड़ा बहुत कम होता है उसमें। जी। क्योंकि वो प्लास्टिक बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो कार्डबोर्ड, एल्युमिनियम के कैन, ये सब। तो जाहिर है हमारी ज़रूरत अलग है। जी। इसमें और जो एक दिक्कत है कि आपने पूरा कूड़ा मिक्स्ड वेस्ट, हम सब सेग्रीगेशन की हम कह रहे हैं कि अलग करिए या मिक्स मत करिए, गीला और सूखा अलग करिए। ये मशीनें कहती हैं कि आप कुछ मत करिए, आप सब कुछ दे दीजिए, हम सबको जला देंगे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लैंडफिल्स इन द स्काई। तो जो कूड़ा तो आप जमीन पे इकट्ठा कर रहे थे, आपने उसको मशीन में डाल के जला के, अब वही कूड़ा आसमान में घूम रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन घूम रहा है। उसके सारे जो बुरे असर हैं उसके घूम रहे हैं। और ये खास खतरनाक प्रदूषण है, और ये सिर्फ कूड़ा जलाने से ही सबसे ज्यादा निकलता है। इसको क्या कहते हैं? डायोक्सिन करके एक गैस निकलती है। डायोक्सिन वो बहुत ही खतरनाक गैस है। इतनी खतरनाक है कि इसमें UN ने पूरा एक ट्रीटी बनाई है कि डायोक्सिन को दुनिया से कैसे कम किया जाए। डायोक्सिन क्या होता है? डायोक्सिन एक केमिकल कंपाउंड है जी। जो वियतनाम वॉर में, जो वियतनाम का युद्ध जो हुआ था, जो अमेरिका और वियतनाम, उसमें इस्तेमाल किया हर्बिसाइड, यानी कि जंगल को जलाने के लिए, ताकि लोग देख सकें। उसका इनको असर पूरा मालूम नहीं था उस टाइम। 1960-1970 की बात है। उसका असर ऐसा हुआ कि उसमें तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे पैदा हुए हैं अभी, उनको भी उसमें असर है। यानी कि उनके जो हाथ पैर ठीक से नहीं बने होते हैं, या उनका जो प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है वो उनकी ठीक नहीं होती है, या कैंसर होता है। इसी वजह से विदेशों में अरबों रुपए खर्चा जाता है ताकि इस पे डायोक्सिन को कंट्रोल किया जाए। अच्छा। और डायोक्सिन दिखता नहीं है। अच्छा, नजर नहीं आता। तो आपको बिल्कुल
कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन डाइऑक्सिन आप निकल रहा होगा हवा में निकल रहा है। बाकी इसमें हैवी मेटल निकलते हैं, जैसे आपने बैटरी डाल दी कूड़े में या आपने पुराना थर्मोमीटर डाल दिया कूड़े में, तो उसमें मरकरी होती है जी, तो मरकरी निकलेगी इसमें से। मरकरी को रोकने का कोई तरीका नहीं है इसमें। और मरकरी अगर लेड जो कहते हैं, अगर छोटे बच्चे के 6 साल के कम बच्चे के खून में चले जाए तो उसकी सोचने की क्षमता IQ लेवल कम हो जाती है, परमानेंटली कम हो जाती है। इसी जहरीली हवा को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में अरबों रुपए खर्च किया गया है और हम उसको अभी इसको क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें जो एक और जो बात है, जो कूड़े में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग काम के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं कूड़े के साथ, वो अपनी रोजी रोटी इसमें कमाते हैं। तो जब ऐसी मशीनें लगाते हैं तो इनकी रोजी रोटी भी चली जाती है। रवि जी, इस किस्म के प्लांट पहले भी लगाए हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में लगाए हमने ऐसे प्लांट? इस किस्म का प्लांट 1984 में लगाया था तिमारपुर दिल्ली में, जो डेनिश टेक्नोलॉजी से लगा था 34 करोड़ की लागत से उस टाइम जी। लेकिन 7 रोज चला, उसके बाद बंद पड़ा है वो प्लांट। 7 ही दिन चला? 7 दिन चला। तो इतना मिसमैच्ड है हमारे वेस्ट से ये टेक्नोलॉजी। तो अभी जो ये नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसमें कुछ फर्क है या इसको बेहतर करेंगे, क्या करेंगे? ये टेक्नोलॉजी तो नई है उससे, लेकिन जो सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी चलती है वही का वही सिस्टम है। तो ऐसे हिंदुस्तान में इस वक्त कितने प्लांट्स हैं? देखिए, अभी तो केवल एक लगा है, लेकिन अगले 2-3 साल में 50 प्लांट लग जाएंगे। इतने ज़्यादा क्यों हो जाएंगे, क्या बात है? क्योंकि इसमें सब्सिडी मिल रही है। मतलब आप प्लांट लगाइए, उसके पैसे हम आपको देंगे? हम उसमें पार्टली पैसे हम आपको देंगे, उसको हम आपको मतलब आर्थिक मदद देंगे, प्रोत्साहित करेंगे उसको लगाने के लिए, ताकि और हम जहर फैलाएं। तो ये सब्सिडी कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। सब्सिडी इस तरह से बनी हुई है, एनर्जी बनाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा सरकार से। इसलिए सब क्लेम करते हैं, सब दावा करते हैं कि हम एनर्जी बनाएंगे। तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं? देखिए, ये सबका दावा है इलेक्ट्रिसिटी कितनी, जो इसको डिज़ाइन करते हैं कि 16 मेगावाट, 15 मेगावाट, 5 मेगावाट देंगे बिजली, लेकिन एनर्जी इतनी है नहीं इस कूड़े में, क्योंकि इतना प्लास्टिक नहीं है। क्योंकि हम गीला कूड़ा ज़्यादा हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें जो हमारी संपत्ति है वो हम जला देते हैं जी। इससे जो हमारे कचरे के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनकी हम नौकरी छीन रहे हैं जी, और प्लस हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं जी। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ी के लिए अपना हवा, पानी, जमीन सब बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारा कूड़ा है, जो दरअसल हमारी संपत्ति है, उसका हम जहर बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म के इंसिनरेटर्स हिंदुस्तान में इस्तेमाल ना हो, तो बदलाव के लिए वोट कीजिए। हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-103-2303। आप सबके समर्थन को सही गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खतरे पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट के इतने अच्छे और आसान तरीके हमारे सामने आए, इसलिए हमने देश के 8 म्युनिसिपल कमिश्नर्स को अपने शो पे आने के लिए न्योता भेजा और हम उनसे पूछना चाहते थे कि वो इन आसान तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं और जो निर्णय वो ले रहे हैं उनकी वजह क्या है। हमने न्योता दिया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कमिश्नर्स को। 8 में से 7 ने हमें जवाब ही नहीं दिया और एक ने जवाब में कहा कि वो नहीं आ सकते। खैर, या रब गमे दुनिया में इतना तो किया होता, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जल्द हाजिर होता। हम लोग नजदीक गए तो बोलने कि इनका बास आता है और ये चोरी करते हैं। चोरी तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो कूड़ा उठाते हैं ना। बिल्कुल सही। उनके घर का उठाते हैं ना। बिल्कुल सही। गंदगी कौन करते हैं? वो लोग करते हैं ना। सफाई तो हम करते हैं ना। हमारे शहरों में पैदा हुए कचरे के साथ लगभग 13 से 15 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इन लोगों को अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। बिना किसी सुरक्षा के काम करने की वजह से तरह तरह की बीमारियां लगने का डर भी बना रहता है। समाज भी इस काम को नीची निगाह से देखता है। पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी भी इनको अपराधी की दृष्टि से ही देखते हैं। ना इनका जीवन आसान है, ना काम।
फिर भी इनके काम को कोई अहमियत नहीं मिलती। पुणे शहर में सन 2007 में कचरा चुनने का काम करने वाले लोगों की एक सहकारी संगठना बनी, स्वच्छ। म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर शहर की कचरा व्यवस्था में स्वच्छ को एक अहम सहयोगी के रूप में शामिल किया गया। अब वही वेस्ट पिकर आज आप देखेंगे कि अपना कोट पहन के, घंटी बजा के, अभिमान से जाके किसी का कचरा उठाती है और बोलती है कि ये मेरा हक है। हमारे मेंबर्स कचरा उठाने का काम, कंपोस्टिंग का काम, बायोगैस में काम करने का, रिसाइकलिंग से जुड़े हुए सभी काम हम लोग कर रहे हैं। आज स्वच्छ के साथ करीब 2500 महिलाएं काम करती हैं, जो मिलकर करीब 4 लाख घरों की कचरा व्यवस्था को देखती हैं। जो भाई लोग आज 100-150 टन निकाल लेते हैं तो वो तो नगर पालिका को उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है, तो 20 करोड़ हर साल में इस काम की वजह से उनका बचता है। एक बड़े पैमाने पर कचरा चुनने वाली महिलाओं का जीवन बदला है। स्वच्छ संस्था ने जिन जिंदगियों को बदला है उनमें से एक है सरूबाई। अपने देश के साथ साथ अमेरिका, ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपने अनुभव को बांटने के साथ साथ आरबीआई की पुणे शाखा में सरूबाई अपने पति के साथ एक कंपोस्ट प्लांट चलाती हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सरूबाई और लक्ष्मी जी, जो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने स्वच्छ की शुरुआत की थी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सरूबाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप इतना बड़ा प्लांट चलाती हैं, लेकिन जब आपने काम शुरू किया था तो उस वक्त हालात कैसे थे? पहला कुत्ते का जैसा जीवन था हमारा। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जाने का कंटेनर पे, तो जब वो कागज, कांच, पतरा चुनने को मिलने का, और जब जाएंगे तो कुत्ते के साथ में, सुअर के साथ में, चूहे बोलो, घूस बोलो, उनके साथ में लड़ाई करना पड़ता थे। कभी कभी कुत्ते भी काटते थे। वो करके फिर अपना सब कूड़ा जमा करके पेट के वास्ते बेचते थे वो जी। जो लोग बड़े बड़े लोग गाड़ी पे थैले लेके आते और वो कंटेनर के बाहर गिरने दो या अंदर गिरने दो, फेंक के चले जाने के, बल्कि दूर से फेंक देते हैं, दूर से फेंकने के, क्योंकि बास आती करके। हम लोग नजदीक गए तो बोलने कि इनका बास आता है और ये चोरी करते हैं। चोरी तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो कूड़ा उठाते हैं ना। बिल्कुल सही। उनके घर का उठाते हैं ना। बिल्कुल। गंदगी कौन करते हैं? वो लोग करते हैं ना। साफ सफाई तो हम करते हैं ना। तो उसके बाद में फिर पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस से भी परेशान? पुलिस से क्या परेशान? अंदर लेके जाने के, चोरी किया करके हमारे हाथ में समझा कंधा खिला मिला, हम लोग लेके चलने के अपना ऐसा वो कंटेनर में वो खींचने के लिए। कागज बिगज लंबा रहता तो खींचते रहते। तो वो बोलने का तुमने किधर तुम्हें घर फोड़ा है, किधर तुम्हें कुछ तो भी करके आया, ऐसा बोलने के हमको। उधर पोते में समझो अपना सब सामान लेके आते भंगार, तो बोलते इसमें वोत के दिखा, हमारी एक चित्राबाई है, उसको उसके साथ में ऐसा हो गया। उसको खोल के दिखाओ, उसमें कुछ क्या है? बोले ये पलटी करके दिखाओ। वो बोली साहब इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं दिखाओ। बोले तू नहीं दिखाएंगे तो तेरे को डंडे मार के अंदर लेके जाऊंगा, बोले मैं। फिर उसने पलटी मार के दिखाई, इसमें कुछ भी नहीं निकला जी। वो बोली कि तूने अभी वो पलटी करने को बोला ना, तो अभी भर के भी दे तू पुलिस वाले को। तो बोला मैं क्यों भरूंगा, ये सब घाने। नहीं बोली तू अपने को पलटी मारने को क्यों बोला हम। तो सब लोग थे रोड के ऊपर, तो सबके सामने उसने भर के दिया। पुलिस वाले ने भर के दिया? पुलिस वाले ने भर के दिया। अच्छा, पुलिस वाला उसको मिला है। फिर गुंडे लोग। अच्छा, गुंडे लोग भी परेशान करते? गुंडे लोग भी क्या समझो, कंटेनर पे गए तो फिर दम देने के, इधर नहीं आने का, इधर ऐसा करते तुम लोग, ऐसा करते, बंगले पे तुम बंगले के अंदर घुसते। तो सबका नजरिया जो था वो बुरा था आपकी तरफ। हाँ। तो ये स्वच्छ जो शुरू हुआ उसके बाद क्या तब्दीलियां आई? ऐसा बदलाव हो गया कि हम डोर टू डोर कलेक्शन कर सकते, घर घर जाके हम कचरा उठाते और उनको बोलते कि तुम अलग अलग करो। तो उनको गीला क्या है उसका क्या समझ में नहीं आता है। किसको? और जो नागरिक लोग, घर वाले को। और पैसे मांगने गए ना, जो 20-30 रुपए महीने का देते, वो भी नहीं देते? नहीं देते। वो क्या कहते हैं? भाई आज साहब है घर में, बाद में आओ। आज 500 के नोट है, तो आगे गए तो बोलते 1000 के नोट है। फिर हम ऐसा वही तक जाते। फिर हम क्या करें, फिर हमने क्या करे, ठीक है मैं बोली अभी अगले महीने में देखेंगे। अगले महीने में भाई पैसे दो ना, 500 के नोट लाओ, हम देते। मैं बोली 1 साल का हमारा एडवांस आ गया, हम ले लेते। ऐसा बोलते।
मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग मॉल्स में जाते हैं 5-5 हज़ार रुपया एक झटके में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो लोग साफ करते हैं हमारा कचरा उनको हम 30 रुपया 40 रुपया देने से कतराते हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये। मुझे बताइए लक्ष्मी जी कि ये जो आपने संस्था शुरू की, सबसे बड़ी एक दिक्कत आप लोगों के सामने क्या आती है? दिक्कत ये आती है, ये जो नागरिकों के घर से कूड़ा उठाने जाती है उनकी एक मानसिकता है, उसके बारे में तो हम सबकी मानसिकता है। कचरा फेंकते वक्त गीला सूखा तो अलग करते ही नहीं है, उसके साथ साथ कांच के टुकड़े, काफ़ी लोगों ने कहा कि कांच कम से कम अलग से बांध के ड्राई वेस्ट में दो, वैसा भी करते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स के बारे में। जब वो आप फेंकते हो तो कम से कम एक कागज़ में बांध के फेंकिए, उसके लिए अगर 1 रुपया खर्चा करके बैग खरीदना है तो वो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हो तो कम से कम उसके डिस्पोजल के बारे में थोड़ा सोचो, कम से कम उसका सेफ हैंडलिंग हो, इसके लिए एक एनवेलप बना के उसके साथ भेज दीजिए ताकि कोई भी जो हैंडल करता है उसे पता चले इसमें क्या है। तो ये हम सब में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जी जी जी, मुझे बताइए सरूप भाई, एक क्या चीज़ है जो अभी आपको लगता है कि अगर हमको मिले तो अच्छा है? हमको ऐसा लगता है कि जब हम कचरा जब रास्ते पे चुनने बैठते, अलग अलग करते, तो सरकार ने हमको जगह देना चाहिए। कचरा ये काम इस वक्त सड़क पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है। उधर से सड़क पे करे तो भी बोलते हैं कि तुम गंदा करते, इधर कचरा करते। तो हमारा मतलब क्या है कि तुम हमको जगह दो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। दोस्तों, आज हम लोग काम करने के लिए अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं, बिना काम करने की जगह के क्या हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो लोग कचरे के साथ काम कर रहे हैं उन्हें काम करने की जगह की ज़रूरत नहीं है? देश के एक शहर ने इस ज़रूरत को पहचाना है, बेंगलोर। बेंगलोर में लगभग 80 वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खुल चुके हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सरू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके साथ साथ हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कचरे के साथ काम करता है। आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और आप सबको हम सबका सलाम। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शहर की कहानी दिखाता हूं जिसने 7 दिन में अपनी काया पलट दी। अक्टूबर 2012 में आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर में हुई एक प्रतियोगिता। डांस की नहीं, गाने की नहीं, खेल की भी नहीं, ये प्रतियोगिता थी कचरे से छुटकारा पाने की। क्लीन सिटी चैंपियनशिप यानी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता की बागडोर संभाली युवा IAS ऑफिसर श्री विवेक यादव ने, जो वरंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अलग अलग टीम्स ने अपने अपने इलाके की सफाई की जिम्मेदारी उठाई। सारे शहर को इस अभियान से जोड़ा गया। स्कूल के बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग किए जाने पर इनाम दिया जाना था। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे और पेरेंट्स देते समय कहते थे कि इसकी वजह से मुझे सेग्रीगेटेड वेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही विवेक जी ने कचरे की व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्यूटराइज भी कर दिया। कचरा कहाँ पड़ा है, उसे किस वक्त कैसे उठाया जा रहा है, कैसे उसका निदान हो रहा है, इसे रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। एक एक ग्राम कचरा मापा जाता है, उसे ठीक तरह से रिसाइकिल, कंपोस्ट या बायोगैस के काम में लाया जाता है। इससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी भी बढ़ी है। प्रशासन की इच्छा, सफाई कर्मियों की मेहनत और जनता के सहयोग से वरंगल आज शायद देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ना सड़कों पर कूड़ा है और ना कूड़ेदान। मुझे गर्व है कि मैं वारंगल शहर में रहती हूँ। ये इलाका अब इतना साफ हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। आंध्र प्रदेश की अनेक म्युनिसिपैलिटियों में हो रहे इन बेहतरीन कामों के पीछे प्रेरणा स्रोत रहे हैं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन श्री जनार्दन रेड्डी। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश की 182 म्युनिसिपैलिटीज के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ हैं श्री विवेक यादव, जो वारंगल के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपने इस किस्म की पहल की और सफलता भी पा रहे हैं। आपकी सफलता का राज क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर समेत किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। देश भर में कहीं भी म्युनिसिपल कमिश्नर्स डंपिंग यार्ड का नियमित दौरा नहीं करते। उनको डंप यार्ड तक लाने के लिए मैंने तय किया कि मैं जब भी किसी म्युनिसिपैलिटी का दौरा करूंगा तो मीटिंग ऑफिस में नहीं बल्कि डंप यार्ड में होगी। और शर्त ये रखी कि कोई भी नाक पर रुमाल नहीं रखेगा। डंप यार्ड पर? जी, डंप यार्ड पे। सारी मीटिंग्स आपने डंप यार्ड पे स्टार्ट कर दी? हाँ, डंप यार्ड पे स्टार्ट कर दी।
विवेक जी, अक्सर लोग कहते हैं कि छोटे शहरों में ये मुमकिन है साफ सफाई, बड़े शहरों में ये करना बहुत मुश्किल है। आप इस बात से सहमत हैं? आपके क्या विचार हैं? एक्चुअली वारंगल कोई छोटा शहर नहीं है, ऑलमोस्ट 7 लाख उसकी पॉपुलेशन है। और मेरा ये मानना है कि कोई बड़ी सिटी भी है, मान लीजिए 70 लाख की पॉपुलेशन भी है, अगर उसमें 7 वारंगल क्रिएट कर दिए जाएं तो वही कैन बी रेप्लिकेटेड। दोस्तों, ये दो ऐसे सरकारी अफसर हैं जो अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं, वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। संतरों के लिए अपनी शान आम के आम गुठलियों के दाम छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। सत्यमेव जयते। गाय, मुर्गियां, मेढक, मछलियां, बतखे और केचुए, ये सब प्राणी वेल्लोर के श्रीनिवासन चंद्रशेखरन के साथी हैं और कचरे से निपटने के उनके काम में कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाते हैं। श्रीनिवासन द्वारा बनाए गए वेल्लोर मॉडल में 24 घंटे ये प्राणी खुशी से काम करते हैं। सबका अपना अपना काम भी तय है। कोई नाइट ड्यूटी पे रहता है तो कोई डे ड्यूटी पर। शिफ्ट बदलते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह होते ही बतखें और मुर्गियां अपने काम पर लग जाते हैं और रात के वक्त मेंढक और केंचुए। कुल मिला के सब गार्बेज को गोल्ड बनाने के काम में लगे हैं, यानी कचरे को जैसे सोने में तब्दील कर रहे हैं। श्रीनिवासन जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं। हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा घट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती है। हम तुरंत गोबर को बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं। इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। इसको हम तुरंत केचुओं के हवाले कर देते हैं। केचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता है। बायोडाइजेस्टर में गोबर से मीथेन निकाल ली जाती है और उसका घोल बचता है। उसे केचुए खा लेते हैं और तीसरे दिन सुबह तक, यानी 72 घंटों से भी कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है। कोई मशीनें काम नहीं कर पाएगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। लेकिन गाय जो भी खाती है उससे एनर्जी बनाकर हमें देती है और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े? छोटे कीड़े। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं, वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं।
कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। No machine in the दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। But the chicken will also लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियाँ होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। positive and negative. ओके। मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। Time it never work. तो रात को कौन काम करता है? For that रात we को हमें have- मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है हाँ। और वो सिर्फ नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं। ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? Duck's favorite food. बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्यूनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत हैं। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी। 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट, और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। The whole thing will be conducted with beautiful eggs. Normally the ducks will lay आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। ओह। And if I have 20 ducks, then multiplied by. yeah, we have हम हर 11 मादा पे एक नर बतख रखते हैं। on one male duck. Why 11 female and 1 male? हमें तो अंडों से मतलब है, एक ही नर बतख काफी है। तो ये जानवर आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। They are the people doing जी बिल्कुल, इनकी वजह से ही तो इतने बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? Yeah, right now I'm working with Coimbatore. फिलहाल कोयम्बतूर में काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। हम 10 ग्राम पंचायतों का काम संभाल रहे हैं, जो एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर है। It's equal to one municipality. एक गांव में तो मैं समझ सकता हूं कि ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर छोटे पैमाने पे करना है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे करना है, जैसे किसी शहर में करना है, आपका जो तरीका ये मुमकिन है? बड़ी म्यूनिसिपैलिटियों की दिक्कत ये है कि शहरों में जगह कम होती है, पर हमें कचरे को 100 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत नहीं। ये काम हर वार्ड में होना चाहिए, इसलिए डिसेंट्रलाइज मेथड अपनाना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे स्तर पर करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मेथड। लोग हजारों टन कचरे से एक साथ निपटना चाहते हैं, पर ये सोच ही गलत है। अगर मैं आपको एक बड़ा कटहल दूं तो आप उसे एक साथ एक बार में खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तब खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हर 2 किलोमीटर की रेडियस पे SLRM सेंटर होने चाहिए। SLRM सेंटर क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। तो हर 2 किलोमीटर पे ये सेंटर होना चाहिए। जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक कामयाब तरीका है। साथ ही कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना भी बेहद जरूरी है। मिसाल के तौर पर सलून में से सिर्फ 6 तरीके का कचरा निकलता है। वो क्या? महिलाओं के बाल, पुरुषों के बाल, ब्लेड, क्रीम लगे हुए पेपर या टिश्यू, आफ्टर शेव, कॉस्मेटिक्स वगैरह के डिब्बे और कुछ बचा हुआ खाना और फूल वगैरह। Some flowers, other things. So we don't. हम नहीं चाहते कि ये चीजें बाकी का कचरा ले जा रहे ट्रक में मिलाई जाए। इसके लिए अलग गाड़ी होनी चाहिए। जैसे मुंबई में करीब 2000 सलून्स होंगे, 2000 saloons. एक गाड़ी सब जगह घूम के ले लेगी। हर इलाके के लिए एक छोटी गाड़ी। हाँ, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग गाड़ियाँ होंगी। हाँ। जी, सिर्फ सलून के लिए। दिन खत्म होने से पहले सब बिक जाएगा। आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती कचरा है महिलाओं के बाल। 2500 रुपए प्रति किलो। वाह वाह। तो दिन भर का जो कचरा है, दिन खत्म होते होते वो इस्तेमाल भी हो जाएगा। अलग अलग इकट्ठा करें तो राज ये है, तरकीब ये है कि शुरुआत से ही मिक्स मत करो। जी, अलग अलग इकट्ठा करो और अलग अलग ही लेकर जाओ। तो आपके पास इसका पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है? बिल्कुल है। वाह वाह। तो मुझे बताइए कि ये जो आपका मॉडल है, इसमें खर्चा कितना आता है? See, this is totally self-sustaining. देखिए, ये मॉडल अपना खर्च खुद निकाल लेता है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आपके घर के हर रोज के कचरे से 3 रुपए वसूले जा सकते हैं। मतलब आप अगर मेरा कचरा लेंगे तो आप मुझे 3 रुपए देंगे? उसे 3 रुपयों में बदल सकता हूँ। 3 रुपए में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। और कचरा उठाने का कोई भी चार्ज लिए बिना। तो मुझे बताइए कि अगर मुंबई जैसे शहर की जिम्मेदारी आपको दी जाए कि इसको आप साफ कर दीजिए, तो आपको कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा आपको? कम से कम 18 महीने। मतलब 1.5 साल। तो मतलब 1.5 साल में आप मुंबई की काया पलट कर सकते हैं। Yes. जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत ही कमाल के सुझाव आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्लास्टिक आजकल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो मनुष्य ने बनाई तो है, लेकिन उसका खात्मा नहीं हो सकता, जो धरती में जज्ब नहीं हो सकती, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और शायद ये हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर प्लास्टिक का क्या किया जाए। एक इंसान है
जिसके पास इसका जवाब है। मदुरई के त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वासुदेवन ने कचरे में प्लास्टिक की समस्या से निपटने का एक बेहतरीन उपाय खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया इजाद की है जिससे प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने के काम में हो सकता है। इस पद्धति से बनाई गई सड़कों की उम्र आम तरीके से बनाई गई सड़कों से कहीं अधिक होती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से पत्थर और तारकोल का जोड़ मजबूत हो जाता है और बारिश के मौसम में भी पानी की वजह से सड़कों पर गड्ढे पैदा नहीं होते। पिछले 10 साल से ना ही सड़क में दरारें पड़ी हैं, ना ही गड्ढे। मतलब 10 साल तक मेंटेनेंस का खर्चा नहीं। देश का कितना पैसा बचेगा? कई विदेशी कंपनियों की लाखों डॉलर की पेशकश ठुकराकर प्रोफेसर वासुदेवन ने इसका कॉपीराइट अपने कॉलेज के नाम लिखवा दिया है। ये तकनीक देश के लिए है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसका पेटेंट हमारे कॉलेज के नाम पे है और टेक्नोलॉजी देश के नाम। यदि देश भर की कोई भी म्युनिसिपैलिटी इस तकनीक का इस्तेमाल करके सड़क बनाना चाहती है तो वो इसे मुफ्त में पा सकती है। प्लास्टिक को रोड पर मत डालिए, बल्कि प्लास्टिक डालकर रोड बनाइए। छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। सत्यमेव 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 जयते। अलमित्रा पटेल एक योद्धा की तरह कचरे के सही प्रबंधन के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रही हैं। देश की करीब 200 म्युनिसिपैलिटियों के साथ साथ कचरे के सही प्रबंधन के तरीकों का अध्ययन करने के लिए दुनिया के 20 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि सन 1996 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई PIL के जरिए देश को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 के नियम मिले। अलमित्रा जी अब भी एक स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में दिन रात लगी हुई हैं। जीवन के 80वें वसंत की कगार पर खड़ी इस सफाई योद्धा को हमारा सलाम। अलमित्रा जी, इस क्षेत्र में हम जितना भी आगे बढ़े हैं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। आपका इस देश को क्या संदेश है? व्हाट इज योर मैसेज टू द नेशन? जब हमने भारत के लिए नीति बनाई तो अपने वैदिक मूल्यों को ध्यान में रखा। जहाँ रसोई घर में बची खाने की किसी भी चीज को कचरा नहीं समझा जाता था, उससे खाद बनाई जाती थी जो वापस खेतों में जाकर जमीन को उपजाऊ बनाती थी। अगर हमें राम राज्य वापस लाना है तो सिर्फ इतना करना है कि रसोई घर से निकलने वाली चीजों में प्लास्टिक या दूसरा कचरा नहीं मिलाना है। अगर हम गीला कचरा खाद के रूप में किसानों को वापस लौटाएंगे तो हमें सेहतमंद और किफायती खाना मिलेगा। इसी में सबका भला है। बहुत खूब। दोस्तों, बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज ये बहाना देती हैं कि लोग कचरा अलग अलग नहीं रखते, इसलिए हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और लोगों का कहना यह है कि हम अलग अलग रखें भी तो क्या फायदा, म्युनिसिपैलिटीज हमारे कचरे को मिलाकर ले जाती हैं। मेरा यह कहना है कि म्युनिसिपैलिटीज अपना काम करें या ना करें, हमें अपना काम करना है। तभी हम हक से म्युनिसिपैलिटीज पे दबाव बना पाएंगे, उनसे ये मांग कर पाएंगे कि वो अपना काम ठीक से करें। आज हमने आपको जितने भी सुझाव दिखाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज उनको अपनाएं, तो चाहे वो बायोगैस का सुझाव हो, कंपोस्टिंग का सुझाव हो या वेल्लोर श्रीनिवासन जी का तरीका, इन सब में शुरुआत हमसे होती है, हर एक हिंदुस्तानी से होती है। जैसा अलमित्रा जी ने बताया कि अगर गीले और सूखे कचरे को शुरू से ही अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें, मिलाएं ना, तभी ये सारी चीजें मुमकिन है। ये 2 फुट का फासला हमारे देश को बदल सकता है। तो आज का हमारा सवाल है, क्या आप आज से ये कसम खाते हैं कि आप गीले और सूखे कचरे को अलग अलग जमा करेंगे और अपने देश की खूबसूरती में, उसकी शान और शौकत में, उसके गौरव में 4 चांद लगा देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बदलाव के लिए वोट कीजिए और हमारे वोट फॉर चेंज कैंपेन का हिस्सा बनिए। अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करके इस नंबर पर SMS भेजिए 5782703। इस SMS को भेजने का खर्च 5 रुपए है। आप चाहें तो हमारे इस सवाल को समर्थन मिस्ड कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर है 1800-103-2303। आपके SMS के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा
गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, स्त्री मुक्ति संगठना। एक और संस्था जिसको हमने इस बार सहयोग के लिए चुना है वो है कष्टकरी पंचायत, जिसके साथ स्वच्छ के लोग जुड़े हुए हैं। कष्टकरी पंचायत और स्त्री मुक्ति संगठना, ये दोनों संस्थाएं कूड़ा चुनने वाली महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर आप इन संस्थाओं को सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर अपनी नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप एयरटेल मनी के जरिए भी अपना सहयोग इन दोनों संस्थाओं को दे सकते हैं। इस बारे में जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। रिलायंस फाउंडेशन भी इस विषय के लिए 1 करोड़ रुपयों का योगदान करेगी, जो इन दोनों संस्थाओं में आधा आधा बांट दिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी पाइए। इस विषय को अपना समर्थन दीजिए, अपने सोच विचार हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, ये एक जंग है, एक लड़ाई है हमारे और गंदगी के बीच में। यहां पर मैं अपने देश के बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो इस लड़ाई में सोल्जर्स का काम कर सकते हैं, सिपाही का काम कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा को कहो कि आज से हमारे घर में कचरा अलग अलग रखा जाएगा। अगर मम्मी डैडी लेजी हैं, आलसी हैं, बेपरवाह हैं, तो आप उनके पीछे लग जाओ, छोड़ो मत उनको, उनका जीना मुश्किल कर दो। मम्मी डैडी जब पूछें कि होमवर्क किया, तो आप उनको पूछो कि क्या कचरा अलग अलग रखा। इस जंग में आप मेरे सिपाही हैं और मैं आपका कमांडर, और हमारा हथियार है कचरे के अलग अलग डिब्बे। मिलके हमें ये जंग जीतनी है। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी हिंदुस्तान दुनिया भर में अपनी साफ सफाई के लिए भी जाना जाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम, गुठलियों के दाम, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। और गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे। धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। ये मच्छर और ये मक्खियाँ लौटेंगे बन के तितलियाँ, और झीलों के किनारों पे नाचेंगी मस्त मछलियाँ। रुमाल फेंक नाक लंबी, सांसें लेते जाएंगे। बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से। सुन के इन घंटियों को जो होशियार होंगे, अक्ल की किताब में उनके ही नाम होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे, छिलके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक
डुम्मा रे डुम्मक डुम्मक डुम्मा